हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, वो भी नाम से ही है। सर्च करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एमपी लैड्स के बारे में। एमपी लैड्स का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपीज होते हैं, एमपीज कौन से होते हैं? जो लोग राज्यसभा में बैठते हैं और जो लोग लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, ये होते हैं एमपीज, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा वाले जो एमपी होते हैं उन सबको हम लोग चुन के खुद भेजते हैं, और राज्यसभा वाले जो होते हैं वो भी 2 साल पे चुने जाते हैं। वो भी 2 साल में, हम मतलब लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, लोगों द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 के अंदर आता है, 80 आर्टिकल के अंदर राज्यसभा आता है और 81 के अंदर आता है लोकसभा, ठीक है। तो इसके अंदर जो लोग बैठते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा में जो चुने जाते हैं उनके लिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने जाते हैं, और राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं वो स्टेट द्वारा चुने जाते हैं, मतलब उस स्टेट के लोगों द्वारा, उस स्टेट के लोगों में से चुने जाते हैं, वो राज्यसभा में बैठते हैं। तो ये होते हैं हमारे एमपीज, ठीक है। तो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, अब ये एमपी तो पता चल गया। अब ये एमपी लैड क्या है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो दे रखा है, ये क्या है? ये है एक तरह से स्कीम चलाया गया था। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है। उन लोगों को 5 करोड़ के करीब हर बार का, जो हर मतलब ईयर में जितने ईयर आते हैं हर साल उन लोगों को क्या रुपये दिया जाता है? 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कहाँ से? फंड से, मतलब जो फंड जो सरकार द्वारा, लोगों द्वारा टैक्स लेके जो फंड बनाए जाते हैं उसमें से 5 करोड़ रुपए एक एमपी को दिया जाता है। काहे लिए? ताकि वो अपने एरिया, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी या अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। इस चीज़ के लिए उन लोगों को 5 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। अब ये आजकल न्यूज़ में है। अब ये क्यों न्यूज़ में है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे पिछले 2 साल से क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। तो कोरोना चल रहा है तो फंड की कमी पड़ रही है। तो जो फंड की कमी पड़ रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये लोकल एरिया जो डेवलपमेंट स्कीम है इसके अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसे नहीं दिए जा रहे। वो टोटल 2 साल से नहीं दिए जा रहे हैं। 2020 में भी नहीं मिला था, अभी 2021 में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इन 2 सालों में क्या हो रहा है, इस फंड में एमपीज को पैसा नहीं मिल रहा है ताकि वो अपने एरिया का डेवलपमेंट कर पाए। इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड स्कीम जो था ये कब आया था? ये आया था आप लोगों का, ये लाया गया था आप लोगों का 1993 में, ठीक है। 1993 में एमपी लैड स्कीम की शुरुआत हुई थी। एमपी लैड स्कीम की शुरुआत हुई थी 1993 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर था? ये था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मेनली रिलेटेड किससे था? रूरल डेवलपमेंट से। इसके अंदर इसीलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग के अंतर्गत रखा गया। ये 1993 में आया, उसी समय ये इस मिनिस्ट्री के अंडर था, लेकिन लोगों से देखा नहीं गया। इसको क्या किया इन लोगों ने, 1994 में ही उठा के इसका मिनिस्ट्री चेंज कर दिए। 1994 में ही इसकी मिनिस्ट्री चेंज कर दिए। अब मिनिस्ट्री को चेंज करके किस में ला दिए? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर घुसा दिए इसको। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैटिक्स का बहुत सारा काम था। ऐसे पैसे आ रहे थे तो पैसे का कहाँ किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो पैसा कैलकुलेट करने वाला जो डिपार्टमेंट है वही कर पाएगा। रूरल डेवलपमेंट के अंदर हो नहीं पा रहा था, इसकी वजह से इसको इस मिनिस्ट्री के अंदर डाल दिया गया। कब? 1 साल के बाद ही 1994 में ही इसको इसमें डाल दिया गया। अब ये 2 साल से तो इसको फंड मिल नहीं रहा है, तो डेवलपमेंट काम हो नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं ये न्यूज़ में तो बताया आपको ये क्यों न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इसको 2 साल से पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है, ठीक है। अब ये 2 साल में जो है टोटल इस फंड से 7900 करोड़ रुपए बचाए गए, क्योंकि अगर 2 साल तक एमपीज़ को पैसे देते तो करीब इतना पैसा उन लोगों को देना पड़ता उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो टोटल कितने पैसे बचाए? इतने पैसे बचाए। और इसको कहाँ रखा?
इसको रखा गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहने दिया गया। इन लोगों को जो पैसा था इसी फंड से मिलता था, कंसोलिडेटेड फंड से। अभी कंसोलिडेटेड फंड में 2 साल का 7900 करोड़ उसी में रहने दिया गया। किसके लिए? कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, अब ये फंड आ गया। टोटल इंडिया में 3 तरह के फंड होते हैं। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा। दूसरा फंड होता है पब्लिक फंड होता है, पब्लिक फंड। एक तो जो टैक्सेस से जो पैसे मिलते हैं, बाकी इधर उधर से जितने पैसे मिल सकते हैं वो सारे पैसों को किस में रखा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। उसके बाद से जो बच जाता है उसको रखा जाता है इसमें पब्लिक फंड में। और तीसरा आता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड। ये काहे लिए होता है? जैसे अनफोर्सिन कोई सिचुएशन आ जाए, अनफोर्सिन सिचुएशन, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, महामारी आ गई, ये सारी चीज़ों में इसमें करीब 500 करोड़ रुपए रख दिए जाते हैं और ये उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों फंड दिख रहा है वो हर स्टेट लेजिस्लेशन में भी होता है, सेम ऐसे ही काम करता है। उसमें भी कंसोलिडेटेड फंड होता है, पब्लिक फंड होता है और कंटिजेंसी फंड होता है। ठीक है ना, स्टेट वाले में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होता है ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही फंड बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों का फंड का जो सिस्टम है वो सेम है। अब जो 7900 करोड़ जो 2 साल का बचाया गया, किस में रखा गया? कंसोलिडेटेड फंड में रखा गया। ठीक है, अब ये कुछ और बातें जानते हैं हम लोग एमपी लैड के बारे में, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है और क्या क्या चीज़ें इसके साथ हैं। एमपी लैड स्कीम के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जो हम लोग जान लें। अभी एमपी लैड स्कीम है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनेबल करता है, मतलब बताता है कि किस तरह के डेवलपमेंट नेचर के काम कराया जाए। मतलब कुछ डेवलपमेंट नेचर वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंटल वर्क करें। ठीक है, और क्या करें? ड्यूरेबल एसेट्स बनाएं, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाएं जो कि वहाँ लोगों को ज़रूरत हो। दिख रहा है, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स, मतलब उस एरिया के लोगों को जो ज़रूरत हो वैसा वाला करके कुछ क्या कहते हैं? ड्यूरेबल एसेट बनाए। ड्यूरेबल एसेट के अंदर आता है जैसे पब्लिक, जैसे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का इंतज़ाम कर दिए, सेम वैसे ही अगर हम लोग इसका प्राइमरी एजुकेशन के लिए कुछ व्यवस्था कर दिए। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो होते हैं ये ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं। पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ों का अगर इंतज़ाम कर दिया जाए तो ये कुछ ड्यूरेबल एसेट होते हैं जो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी मतलब लंबे समय तक चलते हैं। तो इन सारी चीज़ों की अगर ज़रूरत हो तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस काम के लिए इस फंड का, ये एमपी लैड स्कीम का इस्तेमाल, पैसे में जो मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेनली किस सेक्टर से है? सेंट्रल सेक्टर से है। सेंट्रल सेक्टर है, हम लोग जानते हैं शेड्यूल 7 में, शेड्यूल जो 7 है हम लोगों का, उसमें क्या है? 3 तरह के बांटे गए हैं। सेंट्रल का क्या क्या लिस्ट है, स्टेट का क्या क्या लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर जो सेंट्रल लिस्ट में जो आता है और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, वही सारी चीज़ों पे क्या कर सकता है? ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डेवलपमेंट कार्य कर सकता है। ठीक है, जो सैनिटेशन में और कॉन्करेंट में हो, स्टेट वाले पे हाथ नहीं लगा सकता, और हाथ लगाएगा तो उसको क्या करना होगा? स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो शेड्यूल 7 के बारे में आप लोग जान लिए। इसमें 3 तरह के लिस्ट दे रखे हैं, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, इसके बाद से क्या है? टोटल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। एमपी लैड फंड के अंतर्गत टोटल एक एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो कि नॉन लैप्सेबल होता है। अगर 5 करोड़ रुपए पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ तो अगले साल आपको वो भी मिलेगा और 5 करोड़ अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये फंड लैप्स भी नहीं करता है। हाँ, तो इससे क्या किया जाता है? ड्यूरेबल एसेट्स बनाया जाता है। ये टोटली सेंट्रल सेक्टर द्वारा, सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है, और जितना पैसा दिया जाता है कि किसके द्वारा दिया जाता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। टोटल कितना रुपये दिया जाता है एक एमपी को? एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दी जाती हैं। ठीक है, अब क्या देखिए कौन कौन क्या क्या काम करता है। जैसे लोकसभा में जो एमपी है वो क्या करेगा? वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कार्य होगा उसको रिकमेंड करेगा और उसको कराएगा। ठीक है, अब राज्यसभा में जो एमपी है वो क्या करेगा? वो अपने स्टेट में, यानी जिस स्टेट से वो इलेक्ट होके आया है उस इलेक्ट में वर्क रिकमेंड करेगा और वहीं काम कराएगा। और जो कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे? वो कंट्री में जहाँ भी उन लोगों को लगेगा कि इस स्टेट में, पूरे देश में किस स्टेट में, जिस स्टेट में उन लोगों को कोई भी कमी लगेगी वहाँ जाके काम कराएंगे। वही लिख रखा है, एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है,
अब जो इलेक्टेड एमपी होता है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही पैसे का खर्च कर सकता है, ठीक है। अब इलेक्टेड के साथ साथ अगर कोई एमपी चाहता है कि वो अपने स्टेट के बाहर भी फंड दे, मतलब अपने स्टेट के बाहर भी कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है, जहाँ से वो चुन के गया है उसके बाहर भी अगर कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए टोटल कितने लाख रुपए हैं? ये 25 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में उसके लिए भी है। मतलब 5 करोड़ जो आपको मिला है उसमें से अगर आप चाहें तो 25 लाख जो है ना दूसरे स्टेट में भी डेवलपमेंट का काम करा सकते हैं। अब जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं उन सब के लिए भी थोड़ा सा अलग से व्यवस्था किया गया है। जैसे अगर एमपी लैड में से जो 15% जो टोटल है उसको कहाँ खर्च कर सकते हैं? शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन पे खर्च कर सकते हैं, उन लोगों के डेवलपमेंट पे। और 7.5% जो है वो एसटी पॉपुलेशन पे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के साथ साथ उन लोगों को भी व्यवस्था है कि वो ट्राइबल पॉपुलेशन में भी कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन में भी ये जो कम्युनिटी एसेट बना सकते हैं, इन लोगों को भी इतना उसके लिए भी अलग से फंड दिया जाता है, ठीक है। अगर कहीं एसटी वाले नहीं हैं, सिर्फ एससी हैं, किसी स्टेट में सिर्फ एससी हैं, एसटी एक भी नहीं है, तो जो एसटी वाला जो फंड है वो कहाँ खर्च करेगा? पूरा का पूरा एससी वाले में, एससी के डेवलपमेंट में, यानी शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट में खर्च करेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए उस केस में कितना हो जाएगा? अब 22.5% टोटल एससी वालों के लिए खर्च किया जाएगा अगर उस स्टेट में एसटी नहीं है तो, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी आपने एससी एसटी के बारे में जान लिया। अब क्या कहते हैं, अब कहीं डिजास्टर आया है या कोई कलामिटी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने टोटल 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है। 1 करोड़ रुपया अगर उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत है वहाँ पे एमपी क्या कर सकता है? 1 करोड़ तक खर्च कर सकता है। लेकिन उस कलामिटी का नेचर कौन डिसाइड करेगा? नेचर डिसाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब किस तरह का है और कितने रुपए उस पर खर्च किए जाने चाहिए और किस तरीके से खर्च किए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। अगला इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी अभी आप लोगों को पता है विलेज से रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से उठा के इसको किसके अंदर डाल दिया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंदर डाल दिया गया था। और इसके जितने इम्प्लीमेंटिंग जितनी चीज़ें हैं, मतलब कैलकुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कौन करेगा? अब मॉस्पी करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ठीक है। अब किसी डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सारे लोग जो है ना वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये जो एमपी हैं वो क्या करेंगे? वर्क को रिकमेंड कराएंगे और जो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो इस काम को एक्सिक्यूट कराने में उनकी मदद करेंगे, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और ये जो फंड होता है नॉन लैप्सेबल होता है, ठीक है। नॉन लैप्सेबल मतलब होता है कि अगर पैसा बच गया 5 करोड़ में से तो वो अगले साल फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे भाग देने पर अगर कैरी बचता है, ऐड करने पर अगर कैरी बचता है तो अगले वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। तो बस वैसे ही है, अगर 5 करोड़ में से 4 करोड़ आपने खर्च कर दिए, टोटल 5 करोड़ मिले थे आपको, इसमें से 4 खर्च कर दिए, बचा 1 करोड़, तो अगले साल आपको 1 करोड़ भी मिलेगा और साथ में वो 5 करोड़ भी मिलेगा। तो टोटल कितने करोड़ आपको मिलेंगे? आप 6 करोड़ रुपये अगले साल के लिए मिलेंगे। कहने का मतलब यही है, नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं और क्या क्या इसमें दे रखा आप देखिए। अब इश्यू क्या है इसके रिलेटेड, मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं एमपी लैड स्कीम के वजह से। सारी चीज़ें तो आप लोगों ने जान लिया, कब आया, कैसे आया, क्यों आया और किस किस मिनिस्ट्री के अंदर अभी है। अब ये इश्यू क्या है, मतलब इससे दिक्कतें किस किस चीज़ कहाँ हो रही हैं। जैसे अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, टोटल पावर कितने में डिवाइड है? एक सेंटर है, सेंटर के बाद स्टेट है, फिर स्टेट के बाद से क्या है हम लोगों का विलेज वाला एरिया है। तो विलेज वाला जो एरिया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI, ये इसके मतलब ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे सेंटर से रिलेटेड जो सारी चीज़ें वो सेंटर वाले करेंगे, स्टेट में जो डेवलपमेंट करना है स्टेट वाले करेंगे। अब विलेज एरिया में जो डेवलपमेंट करना होता है उसको किसके अंदर वो कौन करता है? PRIs करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये जो अब MP जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये विलेज के अंदर जा रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब विलेज भी तो आता है ना, विलेज के अंदर जा रहे हैं और वहाँ भी काम कर रहे हैं। इनको कौन भेज रहा है? इनको भेज रहा है सेंटर। भेजा सेंटर, ये काम कहाँ कर रहा है? स्टेट के अंदर भी कर रहा है और साथ में विलेज में भी कर रहा है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, मतलब उसके अपोजिट है,
सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जितने फंड मिलते हैं उसका पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं वो लोग। 5 करोड़ मिलता है, 5 करोड़ कई सारे एमपीज का, तो 5 करोड़ का 5 करोड़ पूरा बचा ही रह जाता है, कहीं भी यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट है, जो यहाँ पीआरआई हैं, लोकल गवर्नमेंट हैं, इन सब के रोल को मतलब ये पूरी तरह निष्कासित मतलब अंडरमाइन कर दे रहा है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं रह गया है अब। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं रखा जा रहा, मतलब सीधा सीधा यहाँ से सेंटर पैसा दे रही है और यही सारे लोकल एरिया में डेवलपमेंट कर दे रहे हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो विलेज मतलब लोकल गवर्नमेंट के अंदर आ पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एसेट जो बनाते हैं वो की क्वालिटी एकदम पुअर रहता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पैसा बचाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए, इसके वजह से क्या होता है, जो एसेट होता है वो बेकार बनाते हैं ये लोग। और इसमें करप्शन ही बहुत ज़्यादा है। करप्शन ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट वालों के साथ मिल जाते हैं और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलते हैं और कुछ पैसा मतलब इधर उधर करने के चक्कर में करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसमें अवेयरनेस भी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एडुकेट इन्फॉर्मेशन टू एमपीज भी जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एमपी तो अनएजुकेटेड भी हैं, तुम लोगों को इसके बारे में अभी कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कैसे कहाँ कैसे खर्च करना है। और जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो भी एकदम वीक है। ठीक है, जो मॉनिटर जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर हैं। सरकारी ऑफिसर क्या है, मंत्रियों के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग है वो भी एकदम वीक है इसके अंतर्गत। तो ढेर सारी इश्यूज हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना, इसीलिए इसको बंद करने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने, जैसे ARC ने भी एक बार बोल चुका है कि भैया MP लैड स्कीम को क्या किया जाए, बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए। ठीक है, MP लैड स्कीम को बंद किया जाए, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यू है। ठीक है, अगला क्या है, वे फॉरवर्ड। इसमें क्या क्या और मतलब हम लोग मतलब इसमें किया जा सकता है जिससे ये जो एजेंसी है मतलब जो स्कीम है वो अच्छे से वर्क करे। जैसे क्या करना होगा कि जो MP हैं और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा। ठीक है, MP और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दोनों लोग मिलके अच्छे से काम करें तो फिर जो वर्क होगा वो अच्छा हो सकता है। और ये ड्यूरेबल एसेट बनाएं, पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करें, कम से कम घपला करके ढेर सारा अगर डेवलपमेंटल काम करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा खासा उसका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, सेम वैसे ही इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अगर आपको 5 करोड़ मिल रहा है तो उस 5 करोड़ का अच्छे से इस्तेमाल करके और ढेर सारी चीज़ें उतने में ही बनवा दें तो ये हो जाएगा इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, जैसे स्कूल का टूटा फूटा है, स्कूल बनवा दिए, स्कूल में एक अच्छा खासा पार्क बनवा दिए, पार्क के साथ खेलने का मैदान भी बनवा दिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे तो ये इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इसमें इंगेज किया जाए क्योंकि प्राइवेट वाले काम थोड़ा अच्छा करते हैं। ठीक है ना, लोग गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर दिया जाता है तो प्राइवेट वाले अच्छा काम कर जाते हैं और बहुत जल्दी कर जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी इसमें इंगेज किया जाए। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट, जितना काम हुआ उन सबका एकदम अच्छे से मतलब सारा का सारा कैलकुलेशन अच्छे से किया जाए। ठीक है, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा सा इसमें कुछ हिस्सा दिया जाए ताकि उन लोगों का भी रोल आए और वो लोग भी अपने एरिया का सही से डेवलपमेंट करा पाए। तो ये तो कुछ वे फॉरवर्ड जो इसमें करने की ज़रूरत है जिससे इससे अच्छा खासा मतलब डेवलपमेंट वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा चैनल है गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग क्या करिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन होता है सब्सक्राइब के जस्ट बगल में, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे ढेर सारी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँ। धन्यवाद।